हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। तो आज एक नया टॉपिक है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, जिसमें आपको हर्षवर्धन के बारे में देखने को मिलेगा। क्योंकि पिट का जो सिलेबस है, तो पिट के सिलेबस को देखते हुए उसमें जो सिलेबस में है वर्धन वंश हर्षवर्धन के बारे में दिया गया है टॉपिक। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना है, तो वर्धन वंश में ही आगे जो शासक बनेगा कौन, हर्षवर्धन बनेगा। तो आइए जानें कि जो वर्धन वंश है या पुष्यभूति वंश जिसे कहते हैं, इसकी संस्थापक कौन है। तो पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक है तो पुष्यभूत है। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया। पुष्यभूति जो थे, इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। आगे अगर बात करें कि जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं अपनी सत्ता स्थापित कर ली। किसने? पुष्यभूति वंश ने, गुप्त वंश के पतन के पश्चात, तथा अपनी राजधानी बनाया। तो जो पुष्यभूति व्यक्ति थे या शासक थे तो इन्होंने गुप्त वंश के पतन के पश्चात इन्होंने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर या थानेसर नामक स्थान को इन्होंने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। अर्थात तो जो वर्धन वंश की राजधानी क्या है? थानेश्वर है। अब आगे बात करें कि इसमें बहुत से देखेंगे आप कि बहुत से शासक हुए, जैसे नरवर्धन हुआ, राज्यवर्धन फर्स्ट हुआ, आदित्यवर्धन, लेकिन ये सब इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए इनको छोड़कर अब इस वंश का वास्तविक जो संस्थापक कौन था, तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रभाकर वर्धन, तो जो प्रभाकर वर्धन थे, इन्होंने राज्य विस्तार के लिए क्या किया था? मखौरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने एक मखौरी वंश थे, तो इनसे इन्होंने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तथा प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। तो 2 पुत्र 1 पुत्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी 1 पुत्री क्या थी? राजश्री जो थी इनकी पुत्री थी। तो 2 पुत्र कौन कौन? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, तथा 1 पुत्री कौन थी? राजश्री थी। बाद में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद ही राज्यवर्धन शासक बनेगा, और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन इस वंश का शासक बनेगा। तो अब आइए बात करें, तो जो मखौरी मूलतः कहाँ के थे? जो मखौरी वंश से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो ये कहाँ के थे? जो मखौरी वंश था, तो ये गया बिहार के निवासी थे। कौन? मखौरी। मूलतः जो मखौरी वंश था, एक गुप्त वंश के शासकों के सामंत थे। कौन? ये जो मखौरी वंश थे, एक गुप्त वंश के शासकों के सामंत थे। मखौरी वंश का संस्थापक था, तो मखौरी वंश का संस्थापक जान लें, हरिवर्मा जो था, या आप देखने को आपको मिलेगा हरिवर्मन। तो ध्यान रखिएगा, हरिवर्मा या हरिवर्मन। तो 510 ईस्वी में जिसने कन्नौज से एक राज्य स्थापित किया था। किसने? हरिवर्मन, अर्थात मखौरी वंश ने, जिसने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया था। जब गुप्त वंश का पतन हुआ, तो गुप्त वंश के पतन का कारण क्या था? हूणों का आक्रमण था। तो गुप्त वंश के पतन के बाद धीरे उसमें जो व्यक्ति थे वो सामंत जो थे, छोटे छोटे सामंतों में बट गए। उसी में से एक सामंत जो क्या थे कि ये जो एक गुप्त वंश के शासकों के सामंत थे, मखौरी वंश का संस्थापक जो मखौरी वंश था, ये मूलतः क्या थे? गुप्त वंश के शासकों के सामंत थे। तो मखौरी मूलतः गया बिहार के निवासी थे। तो इसका जो मखौरी वंश था, इसका संस्थापक हरिवर्मन था, और जिसने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया था। अब आगे बात करें, जो मखौरी वंश के इतिहास के विषय में कहाँ से जानकारी मिलती है हमें, तो बाणभट्ट रचित जो हर्षचरित है, हरहा लेख है, किसके द्वारा रचित? तो बाणभट्ट। और किससे मिलती है जानकारी? असीरगढ़ से
प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है किसकी? मखौरी वंश की। मखौरियों के इतिहास के विषय में हमें बाणभट्ट के द्वारा रचित हरहा लेख और असीरगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है किसकी? तो मखौरियों की, जो मखौर वंश था। और मखौर वंश कौन थे? ये मूलतः गया बिहार के निवासी थे और ये किसके सामंत थे? तो गुप्त वंश के शासकों के सामंत थे। अब अगर बात करें तो मखौरी वंश में शासक हुए तो कौन कौन से शासक हुए? हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा एवं ग्रह वर्मा। तो ग्रह वर्मन भी इनको कहा जाएगा। वर्मन, वर्मा कहिए या वर्मन कहिए। अब यही जो ग्रह वर्मन है या ग्रह वर्मन है, तो इन्हीं से जो पुत्री है किसकी? प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री राजश्री है, इनका विवाह किससे कर दिया जाएगा? ग्रहवर्मन से। तो ग्रहवर्मन से इनका विवाह कर दिया जाएगा। अब आगे बात करें, आगे अगर चलें, आगे क्या है? अब देखिए, मखौरी वंश के शासक यहाँ ग्रह रहेगा। ग्रहवर्मन का विवाह हुआ था, किससे हुआ था? तो थानेश्वर के पुष्यभूति वंश, जो थानेश्वर जिनकी राजधानी क्या थी? पुष्यभूति वंश की, तो थानेश्वर थी, जो कहाँ था? तो हरियाणा का एक स्थान था थानेश्वर। तो पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री कौन? राजश्री के साथ विवाह किसका हुआ? तो ग्रहवर्मन का। जो ग्रहवर्मन कौन था? मखौरी वंश का एक शासक था। अब आगे बात करें, आगे क्या है? मखौरी जो प्रभाकर वर्धन के समय क्या हुआ था? होड़ों का आक्रमण हुआ। प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा पुत्र राज्यवर्धन था, होड़ों के विरुद्ध अभियान पर गया। तो जब प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजवर्धन होड़ों के विरुद्ध अभियान पर गया, क्योंकि होड़ों ने आक्रमण कर दिया था वर्धन वंश पर, तो उसी समय मृत्यु हो गई किसकी? प्रभाकर वर्धन की। तो उनके पिता, जो राज्यवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा कौन? तो राज्यवर्धन जो था उनका बड़ा पुत्र, वो क्या हुआ? गद्दी पर बैठा, किसके? थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा, या किसका? वर्धन वंश का शासक बना। अब आगे बात करें, आगे क्या है कि उसी समय उसे समाचार मिला, जब राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा तो उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक जो शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया। तो उसे समाचार मिला कि जो बंगाल के शासक शशांक हैं और जो मालवा के शासक देवगुप्त हैं, दोनों मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिए तथा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, जिसे कैद कर लिया। तो इन्होंने ग्रहवर्मन को कन्नौज का था, ग्रहवर्मन शासक, मखौरी वंश का शासक ग्रहवर्मन था, तो इन्होंने कन्नौज के ग्रहवर्धन की हत्या कर दी। और किसे कैद कर लिया? तो ग्रहवर्मन की पत्नी राजश्री को कैद कर लिया, क्योंकि इनकी जो पत्नी कौन थी ग्रहवर्मन की? तो राजश्री थी। राजश्री कौन थी? वर्धन वंश की, जो वर्धन वंश के संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी कौन? राजश्री। तो उनको कैद कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? इस घटना की सूचना पाकर राजवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु बंगाल का जो शासक शशांक ने धोखे से हत्या की थी, किसकी? तो राज्यवर्धन की। जो राज्यवर्धन थे, जब इन्होंने सुना कि सूचना पाई तो राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े और इन्होंने देवगुप्त की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो देवगुप्त क्या था? मालवा का शासक देवगुप्त था, इन्होंने इसकी हत्या कर दी। परंतु इन्होंने जो बंगाल का शासक शशांक था, इसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब आगे बढ़ें, आगे क्या हुआ? अब जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तो अब इसके बाद जो वर्धन वंश का शासक बनेगा तो कौन बनेगा? हर्षवर्धन बनेगा। कब? तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा कौन? हर्षवर्धन। अब आगे बात करें, सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात उसने किससे प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए कन्नौज की ओर बढ़ा? कौन बढ़ा? तो बंगाल के शासक शशांक से। तो मतलब सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात उसने किससे प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की थी? तो बंगाल के शासक शशांक ने, क्योंकि इन्होंने ही धोखे से हत्या कर दी किसकी? इनकी, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की। तो इसके बाद क्या हुआ? तो और इन्होंने क्या
की बहन की सुरक्षा के लिए कन्नौज की ओर बढ़े। तो इन्होंने जब प्रतिज्ञा ली सिंहासन ग्रहण करने के बाद, और इसके लिए उन्होंने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए कन्नौज की ओर आगे बढ़े, क्योंकि इनकी बहन को क्या कर दिया गया था, कैद कर लिया गया था राजश्री को। अब आगे बात करें, आगे बढ़ने पर हर्षवर्धन जब आगे बढ़े तो उसे कामरूप के राजा जो भास्कर वर्मन का दूत हंसवेग मिला। जो भास्कर वर्मन थे उनका दूत हंसवेग मिला, किसको, हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा। किसने, हंसवेग ने भास्कर वर्मन की तरफ से हर्षवर्धन को एक मित्रता का प्रस्ताव रखा, और हर्ष ने मित्रता को क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया। किसके मित्रता को, तो भास्कर वर्मन की मित्रता को। अब हर्षवर्धन आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से उसे पता चला कि राजश्री कैद से मुक्त होकर चली गई। तो विंध्याचल, वो जब आगे बढ़ती हैं तो राजश्री, इन्हें पता चलता है जो राजश्री थी इन्हें एक कैद से मुक्त हो गई हैं, और कहाँ चली गई हैं, तो विंध्याचल चली गई हैं। आगे बात करें, आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने राजश्री को खोजकर कन्नौज वापस लाया। तो ये विंध्याचल में चली गई थी, तो इन्होंने किसकी सहायता से खोजा था, तो दिवाकर, आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से इन्होंने राजश्री अपने बहन को खोजा था। तो ग्रहवर्मन की हत्या के पश्चात, अब आगे बात करें, तो जो ग्रहवर्मन की हत्या के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर, किसका, कन्नौज का। तो कन्नौज, क्योंकि कन्नौज का जो शासक ग्रहवर्मन था, तो ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई थी, तो अब वहाँ का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तो इन्होंने, जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने उत्तराधिकारी न होने पर कन्नौज के मंत्रियों व राजश्री की सहमति से कन्नौज का शासक बना कौन, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन कहाँ का भी शासक हो गया, तो कन्नौज का शासक बन गया हर्षवर्धन। इसीलिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज भी बनाई। तो देखिए जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हस्तांतरित किया, कहाँ, कन्नौज, क्योंकि इसके पहले इनकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी। तो थानेश्वर के बाद इन्होंने क्या किया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि वे कन्नौज के क्या हो गए, उत्तराधिकारी बन गए थे। अब बाणभट्ट जो थे हर्ष का दरबारी कवि था। तो हर्ष का दरबारी या हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट था, तथा जिसने पुस्तक लिखी। तो बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसकी है, तो बाणभट्ट की है। हर्षचरित किसकी पुस्तक है, तो बाणभट्ट की पुस्तक है। ये किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे। अब आगे बढ़ें, आगे क्या है कि चीनी यात्री कौन था, ह्वेन-त्सांग, किसके शासनकाल में भारत आया। तो ह्वेन-त्सांग जो था किसके शासनकाल में भारत आया, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया, और जिसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। तो किसके शासनकाल में जो ह्वेन-त्सांग था हर्ष काल में भारत आया, तो ह्वेन-त्सांग। अब आप कैसे याद रखेंगे, हा है इसमें और इसमें भी हा है, तो हर्षवर्धन ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन, ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेन-त्सांग आया था। ह्वेन-त्सांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसे कहा जाता है सी यू की। जब फयान आया था तो फयान ने अपनी जो ग्रंथ लिखा था, अपना जो ग्रंथ लिखा था वो क्या लिखा था, फो यू की, क्योंकि फयान था तो फो यू की, ए ह्वेन-त्सांग है तो सी यू की। ध्यान रखिएगा, ह्वेन-त्सांग की जो यात्रा ग्रंथ है वो क्या है, सी यू की है, जबकि फयान की जो फो यू की था। आगे बढ़े, आगे क्या है, ह्वेन-त्सांग के अनुसार हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा तथा अपना उपनाम रखा। तो उपनाम क्या, शिलादित्य रखा। तो शिलादित्य उपनाम किसका है, तो हर्षवर्धन का ही उपनाम शिलादित्य है। किसने कहा था, किसके अनुसार, तो ह्वेन-त्सांग के अनुसार। हर्षवर्धन उपासक था, तो किसका उपासक था, तो बौद्ध, सूर्य और शिव का उपासक कौन था, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, तो नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली, ये किसकी रचनाएं हैं, तो हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली। अब आगे बात करें, आगे क्या है,
किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया? तो किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया? तो जिसका राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत तक विस्तृत था, तो हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया और जिसका राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक विस्तृत था। तो किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया? तो हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। आगे बात करें तो पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। किसे? हर्षवर्धन को शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। और दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। तो दक्षिण की ओर जो हर्ष के अभियान को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय। किस वंश का था? तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ही रोका था। किसे? दक्षिण की ओर हर्षवर्धन के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ध्यान रखिएगा, इस बात को महत्वपूर्ण है कि किसने दक्षिण की ओर हर्षवर्धन के अभियान को रोका था? तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने। अब आगे बात करें, हर्ष का साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जिसे कहा जाता था भुक्ति। तो जो हर्ष का प्रांत था वो विभाजित था जिसे कहा जाता था भुक्ति। आगे बात करें तो भुक्ति के शासक को कहा जाता था उपरिक। उपरिक जो था भुक्ति के शासक को कहा जाता था। तो भुक्ति क्या है? जो हर्ष का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था उसे भुक्ति कहा जाता था। अब एक बात ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण, चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री। तो चीनी जो व्यक्ति थे जो भारत आए थे, ध्यान रखिए सबसे पहले फैयान था। तो फैयान 399 से 414 ईस्वी में के बीच में आया था। 399 से 414 के बीच में रहा हुआ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही फैयान आया था। चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। तो प्रथम बौद्ध भिक्षु कौन था जो चीन से भारत आया था? तो ध्यान रखिएगा फैयान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ये लगभग इसके पिछले वर्ष में जो परीक्षा पेट की हुई थी उसमें एग्जाम में पूछा गया था। तो ह्वेनसांग, अब इसके बाद कौन आया? ह्वेनसांग। अभी आपने देखा ह्वेनसांग किसके दरबार में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब? 636 से 45 ईस्वी तक इसके बीच में रहा भारत में। हर्षवर्धन के समय में भारत आया और क्या, भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन की राजसभा में रहा। यहाँ में रहेगा, में रहा कौन? ह्वेनसांग। और इसके बाद इत्सिंग जो 671 से 695 ईस्वी में तक ये रहा, समुद्री मार्ग से भारत आया था। इत्सिंग ये क्या था? समुद्री मार्ग से भारत आया था। तो तीन जो चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री थे, तो पहला कौन था? फैयान था जो चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। फैयान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, या इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य को, जिन्होंने उपाधि धारण की थी। और दूसरा क्या है? ह्वेनसांग। तो एक किसके दरबार में आया था? अभी हमने बताया। हाँ से ध्यान रखिए, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इत्सिंग ये इसके बाद आया था। तो समुद्री मार्ग से भारत आया था। तो यहाँ जो वर्धन वंश होता है समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।